मोहब्बत की कहानियाँ अक्सर किताबों में ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ मोहब्बतें मौत के बाद भी जारी रहती हैं। ये कहानी है शाहजहां और मुमताज़ महल की, जो खुर्रम और अर्जुमंद बानो के नाम से शुरू हुई। एक ऐसी मोहब्बत जो ताजमहल की संगमरमर की दीवारों में कैद नहीं हुई, बल्कि बुरहानपुर की रातों में भटकती रही। सुनिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ डर चीखता नहीं, बस महसूस होता है। खामोशी का बोझ जो रूह को बांध देता है। प्यार जो दिल में धड़कता है और डर जो रूह तक उतर जाता है। Remember me, my love। जब ये दोनों मिलते हैं तो जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जहां इश्क में खौफ है और खौफ में छुपा है इश्क। स्वागत है लवरिन में, प्यार और भय की दुनिया में। आओ, पास आओ और करीब, कहानी शुरू होने वाली है। बात उस दौर की है जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम पर था। आगरा का मीना बाजार, शाम ढल रही थी। दुकानों में सोने चांदी की चमक, इत्र की महक और भीड़ का शोर। लेकिन एक पल ऐसा आया जब वक्त ने सांस लेना बंद कर दिया। ये बाजार इतना शोर है, फिर भी दिल अजीब सा खामोश क्यों हो रहा है? ये नजर जिस्म को नहीं, सीधा दिल को देख रही है। कौन है ये? क्यों लगता है जैसे सदियों से इंतजार कर रही हो? वो थी अर्जुमंद बानो। चेहरे पर नकाब था, लेकिन आंखें ऐसी जैसे किसी ने चांद को रूह दे दी हो। खुर्रम ठहर गया। भीड़ चलती रही, लेकिन उनके लिए दुनिया वहीं थम गई। ये आदमी क्यों मुझे ऐसे देख रहा है जैसे बरसों से जानता हो? दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? पता नहीं क्यों आज ये बाजार मुझे पहले जैसा नहीं लग रहा। उस एक नजर में दो जिंदगियां उलझ गईं। लगता है मेरी जिंदगी का कोई हिस्सा आज मेरे सामने खड़ा है। मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन किसे पता था कि ये मोहब्बत मौत के पार भी जारी रहेगी। ये आंखें जैसे मुझे पहचान रही हो। कुछ दिनों बाद यमुना के किनारे चांदनी बिखरी हुई थी। नदी की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं, जैसे मोहब्बत की कहानी सुना रही हों। दो साए आमने सामने थे, खुर्रम और अर्जुमंद। मैं बादशाह बन सकता हूं, साम्राज्य मेरा होगा, लेकिन तुम्हारे बिना सब खाली लगेगा। तुम्हारी आंखों का सुकून तख्त पर नहीं मिलता। मोहब्बत बादशाही नहीं देखती खुर्रम, वो सिर्फ साथ मांगती है। रिवाज सियासत हमें अलग कर सकते हैं, पर दिल की धड़कनें एक ही है ना। दोनों नदी किनारे खड़े, हल्की हवा में अर्जुमंद की चुनरी उड़ रही। खुर्रम ने उसका हाथ थामा, हथेलियां मिली और वादे हो गए। अगर मैं तुमसे बिछड़ गया तो मेरी रूह भटक जाएगी। तुम मेरी जिंदगी हो अर्जुमंद। तो याद रखना, जहां मैं रहूंगी तुम्हारी रूह वहीं रहेगी। मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। उस रात चांद गवाह बना, लेकिन मोहब्बत के ये वादे सिर्फ जिंदगी के लिए नहीं थे, मौत के बाद भी बंधन बनने वाले थे। समय बीता, अर्जुमंद की शादी तय होने वाली थी। राजनीति, रिवाज, मजबूरियां, मुगल दरबार की साजिशें। आखिरी मुलाकात हुई। हवा भारी थी, जैसे तूफान आने वाला हो। दोनों छिपकर मिलते हैं। अगर कभी मुझे कुछ हो जाए ना, तो मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा दिया, तो मैं उसे भी तुमसे छीन लूंगा। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, चाहे पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। आसमान में बादल, हल्की बूंदें। अर्जुमंद ने आसमान की तरफ देखा, जैसे सितारों से बात कर रही हो। वादा करना खुर्रम, अगर मैं तुमसे पहले चली जाऊं तो मुझे ढूंढने आओगे। मेरी रूह तुम्हारा इंतजार करेगी। मैं बादशाह हूं या फकीर, तुम्हारी रूह जहां होगी मैं वहीं आऊंगा। सलात। ये वादा है जो मौत से भी ज्यादा मजबूत है। खुर्रम नहीं जानता था, जिस वादे को वो मोहब्बत समझ रहा है, वही वादा एक दिन एक रूह को बांध देगा। मोहब्बत की ये जंजीरें जिंदगी से ज्यादा मौत में मजबूत साबित हुईं। समय आगे बढ़ा। खुर्रम अब शाहजहां बन चुके थे।
17 जून 1631, तापी नदी के किनारे बुरहानपुर। शाही डेरा, लेकिन आज इसमें शान नहीं, सिर्फ बेचैनी थी। रेशमी तंबुओं के भीतर दाइयों की फुसफुसाहट, हकीमों की हड़बड़ाहट और हवा में फैली खून और इत्र की मिलीजुली गंध। मुमताज जिंदगी और मौत के बीच लेटी थी। हर खबर शाहजहां तक पहुंचती रही। शाहजहां उस टाइम किले से कुछ मील दूर सेना की तैनाती देख रहे थे। घोड़े पर सवार एक आदमी शाहजहां को आकर खबर देने लगा कि बेगम की तबीयत नाजुक है। शाहजहां ने एक पल भी गवाए बिना बरसती रात में तुरंत अपनी बेगम के पास जाने के लिए निकल पड़े। बादशाह का काफिला गड़गड़ाती बिजली की रात में रेत और कीचड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे और थोड़ी दूर से शाही डेरा दिखने लगा था। अब शाहजहां तंबू तक पहुंच गए थे, लेकिन जब वो उस रेशमी तंबू में दाखिल हुए तो सब कुछ थम चुका था। मुमताज को सफेद कपड़े में ढका हुआ था, आंखें बंद थीं, होठों पर आधी सी मुस्कान जमी हुई थी, जैसे नींद में हो। शोक में डूबे शाहजहां ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और देर रात तक उसे देखते रहे। मुमताज, मैं आ गया हूं, अब आंखें खोल लो। देखो, तुम्हारा शाह यहीं है। कोई जवाब नहीं। मुमताज ने बेटी को जन्म दिया था, जिंदगी आई थी, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। शाहजहां देर तक बस उसे देखते रहे। तुमने कहा था जहां तुम रहोगी मेरी रूह भी वही रहेगी, पर अब तुम कहां हो मुमताज? उस पल तंबू का दिया बिना हवा के बुझ गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। मौत आ चुकी थी। सारा शाही डेरा सन्नाटे में डूबा था। ना किसी ने रोने की हिम्मत की, ना कोई कुछ बोल पाया। मुमताज ने बेटी को जन्म दिया था, पर वो खुद ना बच सकी। उसके बाद मुमताज को उसी रात दफनाना था। मुमताज को केसर और चंदन की खुशबू वाले कपड़ों में लपेटा गया। उस पर गुलाब और चमेली की पंखुड़ियां बिखेरी गईं। बॉडी को एक खास लकड़े के ताबूत में रखा गया और उसके चारों ओर चांदी की जाली बांधी गई। सैकड़ों मोमबत्तियों और मशालों की रोशनी में शाही उलेमा और चुनिंदा परिवारजन, करीब 50 लोग, जिनमें मुगल खानदान की खास महिलाएं भी शामिल थीं, हाथों में कुरान लिए धीमी आवाज में दुआ पढ़ते हुए उस जुलूस में शामिल हुई थीं। सैनिकों की कतार ने रास्ते को घेरा था ताकि कोई बाहरी शोर इस पाक पल में दखल न दे सके। रात की नमी और तापी नदी की ठंडी हवा के बीच ताबूत को बाग के सेंटर में लाया गया, जहां एक कब्र ऑलरेडी खोदी जा चुकी थी। ताबूत को आराम से कब्र में उतारा गया। शाहजहां के खास वजीर ने उसकी ओर से मिट्टी की पहली परत डाली। फिर सबने मिट्टी डाल के कब्र को भर दिया। चारों ओर चंदन और इत्र छिड़का गया और ऊपरी सतह पर लाल रेत और फूलों की चादर बिछाई गई। अभी भी किसी ने मेरा नाम लिया? कौन है यहाँ? पागल मत बनो, इतनी रात को कौन होगा यहाँ? चलो, हवा का वहम है। डोर नदी की तरफ से एक औरत की हल्की सिसकी सुनाई दी। शाहजहां ने पलट कर देखा, कुछ भी नहीं था। जिस्म मिट्टी में मिल चुका था, लेकिन रूह सब कुछ देख रही थी। इस तरह से बुरहानपुर में शाहीबाग जैनाबाद में मुमताज को दफनाया गया और शाहजहां के हुक्म से यहां पर एक टेम्पररी पर मकबरा बनाया गया। ये बस एक टेम्पररी मकबरा था, क्योंकि शाहजहां जान चुके थे कि ये अंतिम ठिकाना नहीं होगा। 7-8 दिन तक मुमताज की याद में शाहजहां ने कुछ खाया पिया नहीं। तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुमताज की याद में एक ऐसा कुछ बनाना है जिसे सदियों तक दुनिया देखे। उन्होंने ताजमहल बनाने का सोच लिया था, लेकिन बुरहानपुर इतना बड़ा स्ट्रक्चर झेल सके वैसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने आगरा ताजमहल बनाने का सोचा। थोड़े दिन बाद दरबार में आदेश जारी हुआ कि मुमताज महल के लिए एक परमानेंट मकबरा तैयार किया जाएगा और उसकी बॉडी को बाद में वहां से पूरे राजसी आदर के साथ ट्रांसफर किया जाएगा। सब लोग उस टाइम सोच में पड़ गए थे, क्योंकि एक कब्र में से बॉडी को वापस निकालकर दूसरी कब्र में ट्रांसफर करने का आदेश सुनकर सब लोग शॉक में रह गए थे। फिर अगले कुछ हफ्तों में इस महान यात्रा की योजना बनने लगी। आगरा तक लगभग 800 किलोमीटर के सफर के लिए खास कारवां तैयार किया गया। लगभग 300 सैनिक सुरक्षा के लिए, 50 हाथी, कई सौ ऊंट और बैलगाड़ियां और दर्जनों महिलाएं जो पूरे रास्ते में धार्मिक रस्मों और सफाइयों का ध्यान देती। लगभग 6 महीने के बाद दिसंबर 1631 में मुमताज की बॉडी को बुरहानपुर की कब्र से बाहर निकाला गया। रात की खामोशी में मकबरे से निकालकर बाहर ले आए। कहां ले जा रहे हैं? कहां
ये मेरा बदन है, ये मेरी पहचान, मेरा जिस्म वापस लाओ, मेरा शरीर वापस लाओ। मैं जिंदा थी, मैं यही थी, मुझे अकेला मत छोड़ो, वापस लाओ। मुमताज की रूह बेचैन हो उठी। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला अब वहां कोई नहीं। जिस्म चला गया, लेकिन रूह उसी मकबरे में अटकी रही। फिर से रेशमी कपड़ों में लपेटा गया और सैंडलवुड के बड़े बॉक्स में सील कर दिया गया। आदेश था कि यात्रा बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी संगीत या जश्न के होगी, सिर्फ खामोशी, दुआ और इत्र की महक। जब ये सब कुछ तय हुआ, तब आगरा के लिए मुगल इंजीनियर उस्ताद अहमद लाहौरी ने अपना काम शुरू कर दिया था। एक ऐसा मकबरा बनाने की प्रोसेस जिसे दुनिया कभी ना भूल पाए। उधर बुरहानपुर से वो राजसी काफिला चुपचाप निकल पड़ा। ये आगे बढ़ ही नहीं रहे, मुंह खुश कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। हाथी बिना वजह ऐसे नहीं डरते, कुछ गलत है। आगे आगे मशाल लिए मुगल सिपाही, उनके पीछे धीमी चाल में चलते हाथियों पर रखी चांदी की जाली से गिरी पालकी जिसमें ताबूत रखा था, और उसके चारों ओर ऊंट और बैलगाड़ियों का लंबा जुलूस। तूने सुना? जैसे किसी ने कहा हो, मैं यही हूं। क्या बोल रहा है? अंधेरा है, बस चल आगे। रास्ते में सैकड़ों गांव के लोग इस अद्भुत कारवां को देखने के लिए चुपचाप खड़े रहते। उसके साथ हाथियों का पूरा झुंड चल रहा था, लेकिन उस रात सिर्फ पलकी के आसपास इतर की खुशबू हवा में तैर रही थी। लगभग 300 सिपाही सुरक्षा में थे, 50 हाथी, ताबूत और कीमती सामान उठाए हुए थे। आज तो हम आगरा ले जा रहे हैं, पर बीबी हुजूर अभी भी बुरहानपुर में ही है। मैं पागल नहीं हूं, मैंने उन्हें पीछे मुड़कर देखा है। इनफ ऑफ दिस, बकवास बंद कर, चल आगे। और लगभग 200 बैलगाड़ियों पर अनाज और पानी लदे हुए थे। पूरे 800 किलोमीटर की ये जर्नी हफ्तों में पूरी हुई। धीरे धीरे कारवां आगरा के यमुना किनारे पर पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा खुला मैदान था और साइड में यमुना नदी थी। हफ्ते गुजर गए, आखिरकार कारवान आगरा पहुंच गया, जैसे सबके सीने से कोई बोझ उतर गया हो। यहाँ गहरे लाल पत्थर से बनी एक कब्र तैयार की गई थी। धीरे धीरे कुछ शोर शराबा किए बगैर मुमताज के ताबूत को कब्र में उतारा गया और वहीं पर मिट्टी डाल के मुमताज की बॉडी को दफनाया गया। पर उसी रात बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे एक सफेद साया घूमता देखा गया। जिस्म आगरा पहुंच गया था, लेकिन रूह ने बुरहानपुर छोड़ने से इनकार कर दिया। ये स्थान भी मुमताज महल की अस्थायी कब्रगाह रहा है। बुरहानपुर से लाए जाने के बाद उन्हें तत्काल यहीं दफन किया गया था। लगभग 11 वर्षों तक मुमताज महल का पार्थिव शरीर इसी कब्रगाह में विश्राम करता रहा। धीरे धीरे लगभग 1643 में मेन मकबरा लगभग बनकर तैयार हो चुका था। तब वो पाक पल आया जिसका सबको सालों से इंतजार था, मुमताज महल को उसके अंतिम कब्र तक पहुंचाने का। रात का टाइम चुना गया ताकि माहौल शांत हो। राजसी काफिला चुपचाप उस लाल कब्र के पास जमा हुआ जहां मुमताज को लगभग 10 से 11 साल पहले दफनाया गया था। फिर वो कब्र खोदी गई और हाथियों पर सजे चांदी के पिल्लर से गिरी पालकी में ताबूत को रखा गया। आगे आगे मशाल लेकर सैनिक चलते रहे। उसके पीछे लोग कुरान पढ़ते और बीच में धीमी चाल से चलता वो ताबूत। ऐसा नजारा मानो पूरा माहौल गमगीन था। ताजमहल के अंदर पहले से मोमबत्तियां जलाई गई थीं और गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरी गई थीं। धीरे धीरे ताबूत को ताज के अंदर लाया गया और अंदर उतारा गया। शाहजहां उस रात खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने वजीर से कहकर रखा था कि उनकी ओर से पहली मिट्टी की परत डाली जाए। ये उनके प्यार का आखिरी सिंबल था और ऊपर से पत्थरों की परतें सवार दी गईं। काजी ने सूरा फातिहा पढ़ी और शाही उलेमा ने दुआएं की। उस पर खाली कब्र भी बनाई गई जिसे आज लोग देखते हैं, पर असली कब्र तो नीचे है। लेकिन बुरहानपुर की रातें अब भी किसी के कदमों की आहट पहचानती थीं। तापी नदी के किनारे जैनाबाद बाग। आधी रात के बाद हवा ठंडी हो जाती है, पेड़ बिना हवा के हिलते हैं, और तब एक सफेद साया नदी की तरफ चलता है। एक मछुआरा रात में जाल समेट रहा था। पीछे से नरम आवाज आई, इतनी रात तक जाग रहे हो, क्या दिल में कोई परेशानी है? और बेच बीबी, गरीबी नींद लेने ही नहीं देती।
नाले दिन में बच्चे भूखे रहते हैं, रात को मेहनत करनी पड़ती है। क्या करूं? औरत ने उसे ध्यान से देखा, जैसे हर शब्द उसकी रूह तक उतर गया हो। फिर उसने अपनी हथेली खोली, उसमें सोने की एक अशर्फी। मैं इस मिट्टी की एक वक्त की मलिका थी, अपनी आवाम का दर्द कभी अनसुना नहीं किया। ये ले लो और खुश रहो। अगर कभी बादशाह से मिलो तो उनसे कहना मैं अभी भी इसी नदी के किनारे इंतजार कर रही हूँ। पल भर में वो साया हवा में घुल गया। हथेली में अशर्फी अब भी थी। सुबह मछुआरा शहर गया, अशर्फी सच्ची थी। लोग कहते हैं उस दिन के बाद वो मछुआरा कभी गरीब नहीं रहा, लेकिन हर रात तापी की तरफ देखकर बस एक बात दोहराता था, मालिका आज भी हमारा हाल पूछती है। ताजमहल की चकाचौंध मुमताज की रूह को बांध नहीं सकी, क्योंकि वो सिर्फ शाहजहां की मोहब्बत नहीं, हिंदुस्तान की मलिका भी थीं। अगर कभी बुरहानपुर की रात में कोई औरत तुम्हारा हाल पूछे तो समझ लेना मोहब्बत अब भी जिंदा है। अगर इस अंधेरी मोहब्बत ने आपकी रूह को छू लिया हो तो इस दिल की धड़कन को अकेला मत छोड़ना। इस कहानी को लाइक करके थोड़ा प्यार देना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली रात जब हम मिलें तो इंतजार ना करना पड़े। और हाँ, इसे अपने अपनों से शेयर जरूर करना, क्योंकि डर और प्यार दोनों बांटने से ही बढ़ते हैं। फिर मिलेंगे एक और मोहब्बत भरी डरावनी रात में।